दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 सीरीज में आपको फिर से वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे 2026 के लिए टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से होना चाहिए। अगर आप 2026 से अगले 5 या 10 साल के लिए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 बेस्ट मिड कैप फंड कौन कौन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी 5 फंड को बेस्ट बताऊंगा, मैं ये भी दिखाऊंगा क्यों वो 5 फंड बेस्ट हैं। उन 5 फंड्स में ऐसा क्या क्या फीचर्स हैं जो बाकी सारी फंड में नहीं है, मैं इसका डिटेल एनालिसिस दिखाऊंगा बाकी सारी फंड के साथ कंपेयर करके। लोगों के मन में एक गलतफहमी होता है, लोग मिड कैप फंड्स को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट में ऐसे 4-5 मिड कैप फंड्स हैं जिनका लास्ट 5 ईयर रिटर्न 25% से ज्यादा है और लास्ट 10 ईयर रिटर्न भी 20% के आसपास है। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप ये चीज जरूर मानेंगे कि म्यूचुअल फंड से 10 साल की टाइम पीरियड में 20% के आसपास रिटर्न कमाना इतना मुश्किल है। एक म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल कितना अच्छा होने से ये रिटर्न दे पाता है वो आपको जरूर मालूम है। पर जैसा मैंने पहले कहा, मैक्सिमम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो है लोगों ने ये 5 बेस्ट फंड को ढूंढ नहीं पाते हैं। बट ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप सीखेंगे तो आप आसानी से 5 बेस्ट मिड कैप फंड को खुद ही ढूंढ पाएंगे। आज इस वीडियो में हम उन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ 5 फंड को नाम नहीं बताएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद के लिए एक बेस्ट मिड कैप फंड कैसे ढूंढेंगे। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको एंड में इस वीडियो को वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एट फर्स्ट हमें ये जानना चाहिए कि ये मिड कैप फंड होता क्या है। देखिए, मिड कैप फंड ऐसे फंड होता है जो आपने एसेट का, टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी 35% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इवन मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिन सारी फंड का मैक्सिमम एसेट, टोटल एसेट का मैक्सिमम परसेंट मिड कैप स्टॉक्स यानी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, उन सारी फंड को ही मिड कैप फंड कहा जाता है। ये मिड कैप स्टॉक्स या मिड कैप कंपनी का मतलब क्या होता है? जिन सारे स्टॉक्स यानी कंपनी बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, यानी मीडियम साइज के है, उन सारी स्टॉक्स या कंपनीज को ही मिड कैप स्टॉक्स या कंपनी कहा जाता है। मिड कैप फंड्स का रिटर्न लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा होता है और स्मॉल कैप के बराबर या कभी कभार स्मॉल कैप से थोड़ा कम मिलता है। बट मार्केट में ऐसे 4 से 5 मिड कैप फंड है जिनका रिटर्न स्मॉल कैप के बराबर, कभी कभार स्मॉल कैप से भी ज्यादा मिलता है। ये रिटर्न के साथ साथ आपको एक बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्क वो लार्ज कैप की तुलना में हाई होता है लेकिन स्मॉल कैप की तुलना में लो होता है। ये तो हो गया मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बेस्ट 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। टॉप 5 फंड्स के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है और ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेस्ट मिड कैप फंड को कैसे पिक करना है और मैं कैसे पिक करता हूँ। ये एनालिसिस आपके लिए अलग हो सकता है, इसलिए आप किसी भी फंड को चुनने से पहले खुद रिसर्च करिए। मेरे बातों पर विश्वास करके किसी भी फंड को ना चुनिए या किसी भी फंड में इन्वेस्ट मत करिए। तो आइए एनालिसिस पर चलते हैं। जब भी हम टॉप 5 फंड चुनने की कोशिश करेंगे, जनरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें कौन कौन सी फंड को एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जितने सारे फंड हैं सबको हम एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें कुछ फंड्स को एलिमिनेट करना होगा। हमें ये देखना होगा कि उस फंड में AUM यानी लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, उस फंड में लोगों ने कितना ट्रस्ट दिखाया और उस फंड का एज कितना है। हम ऐसे फंड को एनालिसिस नहीं करेंगे जिनका AUM 3000 करोड़ से कम है और हम ऐसे फंड को एनालिसिस नहीं करेंगे जिनका एज 10 साल से कम है। बट ऐसा क्यों? AUM का छोटा होने का 2 मतलब हो सकता है, या तो फंड नया है या फिर फंड में लोगों का विश्वास नहीं है। आप जरूर पूछेंगे कि 2000 करोड़ AUM वाली फंड अच्छा नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, बट मेरा पर्सनल चॉइस, मैं सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ। और सेकंड चीज कि हमें 10 साल पुराना फंड क्यों चाहिए? इसलिए कि हमारे पास उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए ताकि हम ये अंदाजा लगा सके इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस क्या था और आगे चलकर ये क्या कर सकता है। देखिए, मेरा ओपिनियन सिंपल है, मार्केट में तो बहुत सारे फंड्स हैं और हमें बेस्ट 5 फंड चाहिए, तो हम क्यों खामों का ज्यादा रिस्क उठाऊं? अगर आपने ये 3000 करोड़ AUM एंड 10 साल ये दोनों फिल्टर ऐड करेंगे तो आपके सामने ये 17 से 18 फंड आएगा। कौन कौन सी है? HDFC मिड कैप, कोटक, निपॉन, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, SBI, DSP, सुंदरम, एडेलविस, फ्रैंकलिन, HSBC, UTI, PGIM इंडिया, क्वांट, ICICI, आदित्य बिरला, इन्वेस्टको एंड टाटा। इन सारी फंड का AUM 3000 करोड़ से ज्यादा है और मिनिमम एज 10 साल है। इसके अलावा बहुत सारे फंड का AUM 3000 करोड़ से ज्यादा है बट उन सारे फंड का एज 10 साल से कम है। अब हम इन 17 से 18 फंड को ही एनालिसिस करेंगे और यहाँ से टॉप 5 फंड को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी फंड ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर से पास किया। एंड एंड ऑफ द एनालिसिस हम ये रेटिंग वाली सेक्शन में सभी फंड को रेटिंग देंगे। हमारा पहला पैरामीटर AUM का मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट।
यानी फंड में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, उस फंड के पास लोगों का कितना अमाउंट है, उस फंड लोगों के कितना अमाउंट को मैनेज करता है। एचडीएफसी का एवीएम 92,000 करोड़ से ज्यादा है, कोटक का 60,000 से ज्यादा है, निपन का 42,000 करोड़ से ज्यादा है, मोतीलाल 38,000 करोड़ से ज्यादा है, एक्सिस 32,000 करोड़ से ज्यादा है, एसबीआई 23,000 करोड़ से ज्यादा है। आप वीडियो बस करके बाकी सारी फंड का एएम चेक कर सकते हैं। टाटा का जो लास्ट फंड हमारा, उसका एएम 5,420 करोड़। यानी एएम के बेसिस पर हम सभी फंड को ही बेस्ट मानेंगे, क्योंकि हमारा लोएस्ट एएम था 3,000 करोड़। ये सभी फंड का एएम 3,000 करोड़ से ज्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर 3 ईयर सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी ये 3 साल की टाइम पीरियड में इस फंड टोटल कितना परसेंट रिटर्न दिया। हम 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर सीएजीआर को चेक करेंगे। लास्ट 3 ईयर में एचडीएफसी का जो रिटर्न था वो 26, कोटक का 22, लगभग 23 के आसपास, निपन का 26, मोतीलाल ओसवाल का 26.58, एक्सिस का 21 के आसपास, एसबीआई का 19.07, डीएसपी 21 के आसपास, सुंदरम 25 के आसपास, एडेलवेस 27, फ्रैंकलिन 23, एचएसबीसी 25, यूटीआई 18, पीजीआईएम लगभग 15%, क्वांट लगभग 16% के आसपास, आईसीआईसीआई 24.44, आदित्य बिरला 22। इन्वेस्को का जो रिटर्न लास्ट 3 साल में बहुत ही अच्छा है 28, ये सबसे ज्यादा है मिड कैप में। टाटा 23। अगर हम 3 ईयर सीजर बेसिस पर टॉप 5 फंड को चुनेंगे तो हमारे पास आएगा एचडीएफसी, निपन, मोतीलाल ओसवाल, इडेलविस एंड इन्वेस्को। इन 5 फंड का लास्ट 3 ईयर सीजर सबसे ज्यादा है, इसलिए इन 5 फंड को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अब हम लास्ट 5 ईयर सीजर को चेक करेंगे। लास्ट 5 ईयर में एचडीएफसी का जो रिटर्न था 26, बहुत ही अच्छा है, कोटक 24, निपन 25, मोतीलाल ओसवाल 29 के आसपास। अब सोचिए किसी एक फंड 5 साल की टाइम पीरियड में 30% के आसपास रिटर्न दे रहा है। एक्सिस 19, एसबीआई 19, डीएसपी 21, सुंदरम 25, एडेलविस 27, एक्सिस 19, एसबीआई 21, डीएसपी 17, सुंदरम 23, एडेलविस 26, फ्रैंकलिन 20, एचएसबीसी 21, यूटीआई 19, पीजीआईएम 20, क्वांट 23, आईसीआईसीआई 23, आदित्य बिरला 21। इन्वेस्को का लास्ट 5 ईयर रिटर्न 25.76, ये भी बहुत एक अच्छा फंड है लास्ट 5 ईयर रिटर्न के बेसिस पर। टाटा 22। तो लास्ट 5 ईयर में कौन सी 5 फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया? एचडीएफसी, निपन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एडेलविस एंड इन्वेस्को इंडिया। ये 5 फंड का लास्ट 5 ईयर सीएजीआर सबसे हाई था। अब हम लास्ट 10 ईयर सीएजीआर को एनालिसिस करेंगे। एचडीएफसी का लास्ट 10 ईयर सीएजीआर रिटर्न 19.16%। जैसे मैंने पहले कहा कि मार्केट में ऐसे 4-5 फंड हैं जिसका 10 ईयर रिटर्न 20% के आसपास है। ये 10 ईयर कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। ये लॉन्ग टर्म की टाइम पीरियड में एक म्यूचुअल फंड के लिए 90 to 20% रिटर्न देना इतना आसान नहीं है। एक अच्छा फंड ही दे सकता है, एक बेस्ट फंड ही दे सकता है। कोटक का लास्ट 5 ईयर रिटर्न भी 19.24%, निपन का 19.06, मोतीलाल ओसवाल ये भी बहुत बढ़िया है 18.51%, जस्ट 0.5% कम है। एक्सिस का 17.74%, एसबीआई बहुत ही लो गया है 15%, डीएसपी 15%, सुंदरम 16, एडेलविस 19.81%, फ्रैंकलिन 16.32, एचएसबीसी 17, यूटीआई 15, पीजीआईएम 16, क्वांट 17, आईसीआईसीआई 17, आदित्य बिरला 14, इन्वेस्को 19.81, टाटा 17.51। अगर हम लास्ट 10 ईयर सीएजीआर बेसिस पर 5 फंड को चुनेंगे तो हमारे पास आता है एचडीएफसी, कोटक, निपन, इडेलविस एंड इन्वेस्को इंडिया। ये 5 फंड का लास्ट 10 ईयर सीएजीआर बाकी सारी फंड के तुलना में सबसे अच्छा था, इसलिए इन 5 फंड्स को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका सिंपली सा मतलब कि उस फंड में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा, उसको ही पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है। ये पी रेशियो एनालिसिस करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी कि ये मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क पी यानी एवरेज पी कितना होता है। ये मिड कैप कैटेगरी का एवरेज पी होता है 33, यानी ये मिड कैप कैटेगरी से 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको नॉर्मली एवरेज 33 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। आप बस सिंपली ये समझिए कि जिन सारी फंड का पी रेशियो 33 से लो है, जो इन सारी फंड का जो वैल्यूएशन वो सही है, यानी आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है। अगर इससे ज्यादा है यानी आपको 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, यानी वो वैल्यूएशन फेयर नहीं है, आप ज्यादा महंगा फंड को खरीद रहे हैं। बट यहाँ एक बात, अगर ए पी बहुत ही लो है, ए पी 20 से कम है, तो इसका और एक मतलब भी हो सकता है उस फंड का जो रिटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसका पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है। हम ये मिड कैप कैटेगरी में उन सारी फंड को ही ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जिन सारी फंड का पी 20 से 33 के अंदर है।
एचडीएफसी मिड कैप फंड का पी 27.3%, यानी ये वैल्यूएशन फेयर है। कोटक 32 यानी 33 के आसपास है, तो वैल्यूएशन फेयर है। निपन 33, मोतीलाल 62 यानी लगभग डबल। एक्सिस भी 1.5 गुना के आसपास 42, एसबीआई 35 यानी 33 से ज्यादा है। डीएसपी 29, सुंदरम 32, इडेलोइस 34, फ्रैंकलिन 34, एचएसबीसी 54, यूटीआई लगभग 31, पीजीआईएम इंडिया 47, क्वांट लगभग 19%, आईसीआईसीआई 37%, आदित्य बिरला 35, इन्वेस्को इंडिया 49, टाटा मिड कैप का पी 29.37। हमने यहाँ 6 फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, जिन सारी फंड का पी 20 से 33 के अंदर है, यानी इन सारी फंड का जो वैल्यूएशन वो फेयर है। यहाँ एक सवाल है कि अगर एक बेस्ट फंड का पी ज्यादा है तो हम क्या करें? क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आपको इन्वेस्ट तभी करना चाहिए अगर उस फंड के रिटर्न बेंचमार्क की तुलना में बहुत हाई है, यानी अगर उस फंड बाकी सारी फंड की तुलना में बहुत ही हाई रिटर्न दे पा रहा है तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस फंड के रिटर्न एवरेज है लेकिन पी बहुत हाई है तो उस फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब यानी आपको कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर लो रिटर्न मिल रहा है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर अल्फा। ये अल्फा रेशियो का मतलब कि उस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना हाई रिटर्न दिया है। अगर किसी फंड का अल्फा +5 है, इसका मतलब कि उस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर किसी फंड का अल्फा -2 है, इसका मतलब कि उस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2% कम रिटर्न दिया है। सिंपल बात कि जिस फंड का अल्फा जितना हाई होगा उस फंड बेंचमार्क की तुलना में उतना ज्यादा रिटर्न दिया है। एचडीएफसी का अल्फा 16 के आसपास, कोटक 16 के आसपास, निपन इंडिया 17 के आसपास, मोतीलाल 10 के आसपास, एक्सिस 14 के आसपास, एसबीआई 10 के आसपास, डीएसपी 15 के आसपास, सुंदरम 16 के आसपास, एडेलोइस 17। इसी तरह आप बाकी सारी फंड का अल्फा भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन अल्फा टॉप 5 फंड को पिक करेंगे, दीज आर निपन इंडिया, एडेलोइस, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड इन्वेस्को इंडिया। ये 5 फंड का अल्फा बाकी सारी फंड के तुलना में अच्छा है, इसलिए इन 5 फंड्स के अल्फा को हम ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशियो। ये शार्प रेशियो किसी भी एक्टिव फंड का जो रिस्क उसको मेजर करने का एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। शार्प रेशियो से पता चलता है कि हर यूनिट रिस्क के बदले उस फंड ने कितना रिटर्न दिया, यानी उस फंड का रिस्क वर्सेस रिटर्न कैसा है। अब तक तो हमने सिर्फ रिटर्न का एनालिसिस किया, अब हम यहाँ से रिस्क वर्सेस रिटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कितना रिस्क उठाया और कितना रिटर्न दिया। ऐसा नहीं है कि 5% रिस्क उठाया और 4% रिटर्न दिया, नहीं। अगर 5% रिस्क उठाया किसी भी फंड तो मिनिमम रिटर्न 6-7% से तो ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी 2 फंड सेम रिटर्न दिया और किसी एक फंड ने ज्यादा रिस्क उठाया तो जिस फंड ने ज्यादा रिस्क उठाया उस फंड का ये शार्प रेशियो लो होगा। आप सिंपली ये समझिए कि हायर शार्प रेशियो का मतलब बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। एचडीएफसी का शार्प रेशियो पॉजिटिव में है 0.29, कोटक का -0.00, निपन 0.04, मोतीलाल ओसवाल का शार्प रेशियो माइनस में है, मिड एक्सिस का माइनस में है, एसबीआई का माइनस में है, डीएसपी का माइनस में है, सुंदरम का प्लस में है, एडेलोइस का भी प्लस में है, फ्रैंकलिन का माइनस में, एचएसबीसी का माइनस में, यूटीआई, पीजीएमआईएम इंडिया, क्वांट का, ये सभी फंड का जो शार्प रेशियो माइनस में है। आईसीआईसीआई का शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है 0.46, आदित्य बिरला 0.11, इन्वेस्को 0.20, टाटा 0.27। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जिन सारी फंड का शार्प रेशियो प्लस, इसका मतलब ये नहीं कि उन सारी फंड बेस्ट है, उन सारी फंड का जो रिस्क वर्सेस रिटर्न वो बेस्ट है। मान लो कि अगर किसी फंड ने 3% रिस्क उठाया और 3% ही रिटर्न दिया तो इसका मतलब शार्प रेशियो 0। बट अगर किसी फंड ने 10% रिस्क उठाया और उसके बदले 9% रिटर्न दिया तो उस फंड का शार्प रेशियो माइनस। बट उस फंड का जो रिटर्न वो पहले फंड की तुलना में बहुत ही हाई है, इसलिए कभी कभार देखा जाता है कि बेस्ट फंड का जो शार्प रेशियो एक्टिव फंड में वो माइनस में भी जाता है। बट इस शार्प रेशियो अगर माइनस में नहीं है तो वो फंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जिस फंड का रिटर्न भी बहुत हाई है और शार्प रेशियो भी लास्ट में है तो इसका मतलब उस फंड का नेम टॉप 3 या 5 में से एक होना ही चाहिए। इसीलिए आप सिर्फ शार्प रेशियो को ना देखें, आप शार्प रेशियो के साथ साथ रिटर्न को भी कंपेयर करिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि कौन सी फंड बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फंड का शार्प रेशियो अच्छा होने का मतलब कि उस फंड का रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा, उस फंड का रिस्क वर्सेस रिटर्न अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, रिटर्न बहुत हायर होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर शॉर्टिनो रेशियो। ये शॉर्टिनो रेशियो भी इसको मेजर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टिनो रेशियो पता चलता है कि किसी फंड लो डाउन साइड रिस्क में, यानी जब मार्केट में डाउनफॉल आता है उस डाउन साइड रिस्क में लोगों को कितना रिटर्न दिया। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो हर एक फंड अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है यानी नेगेटिव में जाता है तब किसी फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वो हम इस शॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है। अगर किसी फंड का शॉर्टिनो रेशियो हाई है इसका मतलब डाउन साइड रिस्क में, डाउनफॉल में उस फंड का परफॉर्मेंस वो अच्छा था, सही था। बट अगर किसी फंड का शॉर्टिनो रेशियो माइनस में है या लो है तो इसका मतलब कि डाउन साइड रिस्क में, डाउनफॉल में उस फंड का परफॉर्मेंस भी डाउन गया था। तो सिंपल सी बात, शॉर्टिनो रेशियो जितना हायर होगा उस फंड उतना ही अच्छा है। अगर हम शॉर्टिनो रेशियो के मामले में टॉप 5 फंड को पिक करेंगे तो वो फंड कौन कौन सी होगा? एचडीएफसी जिसका शॉर्टिनो रेशियो 0.02, एडेलोइस 0.01, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 0.05, आदित्य बिरला 0.01, इन्वेस्को 0.02 एंड टाटा मिड कैप का 0.03। यहाँ मैंने एक फंड को एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 2 फंड का शॉर्टिनो रेशियो एकदम सेम है, इसलिए मैंने वो 2 फंड को ही हाईलाइट किया।
अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। पैरामीटर का नाम एसेट एलोकेशन। ये एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि फंड का टोटल जितना एसेट होगा उसका कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्ट है। देखिए हम तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा मिड कैप फंड का जो बेसिक फीचर्स होता है वो उसका जो टोटल एलोकेशन होगा उसका एटलीस्ट 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा। और हम मिड कैप में तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ना कि रिस्क मीडियम हो लेकिन रिटर्न हायर मिलेगा, इसीलिए हम एक्सपेंस रेशियो यानी फीस भी ज्यादा दे रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है किसी मिड कैप फंड का तो हम लार्ज कैप को ही चुनेंगे क्योंकि वहां एक्सपेंस रेशियो भी लो है एंड रिस्क भी मिड कैप की तुलना में लो है। और अगर किसी मिड कैप फंड स्मॉल कैप में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में, तो एक बात ध्यान में रखिए कि वो आपके रिस्क के साथ खेल रहा है, वो आपके पैसों को ज्यादा सेफ जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि स्मॉल कैप फंड कभी भी गिर सकता है और जब गिरता है बहुत नीचे तक गिरता है। इसका मतलब एक मिड कैप फंड का जो एक्सपोजर वो मिड कैप में ज्यादा होना चाहिए, 65% से जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। तो हम सिर्फ मिड कैप होल्डिंग्स के ऊपर ही टॉप 5 फंड को चुनेंगे। उसके बाद वो कितना अमाउंट लार्ज कैप में कितना अमाउंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर हम उस फंड को रेटिंग नहीं देंगे, हम जरूर देखेंगे बट रेटिंग नहीं देंगे। HDFC मिड कैप में जो होल्डिंग्स वो 61.54% एंड बाकी 40% अमाउंट को वो लार्ज कैप में 12.44% एंड स्मॉल कैप में 19.70% में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब HDFC मिड कैप फंड का जो बेसिक कैरेक्टर उसको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका मिड कैप में मिनिमम एक्सपोजर 65% से ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक्सपोजर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। अब मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि HDFC का जो फंड मैनेजर वो लार्ज कैप में ज्यादा अमाउंट रखना चाह रहा है ताकि सेफ्टी के लिए। दूसरी बात कि HDFC का जो AUM बहुत बड़ा है और जब किसी फंड का एक्टिव फंड का AUM बहुत हाई होता है तो वो लोगों के पैसों को सिर्फ जगह में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में इस टाइम स्मॉल कैप की हालत बहुत ही बुरा है। बुरा का मतलब कि स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, एकदम साइडवेज पर चल रही है। उसके बावजूद भी स्मॉल कैप में 19% से ज्यादा एक्सपोजर है HDFC का। सिर्फ HDFC का नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे फंड का जो स्मॉल कैप में एक्सपोजर वो बहुत हाई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। कोटक का जो मिड कैप एक्सपोजर 64, निपॉन का 65.5 ये अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल का 66.12 ये भी बहुत अच्छा है, एक्सिस का 70 के ऊपर ये भी बहुत अच्छा है, SBI का 63, DSP 63, सुंदरम 61, इडेलुइस का 67, फ्रैंकलिन का 67। इस तरह बाकी सारी फंड का एक्सपोजर भी चेक कर सकते हैं आप। लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप दोनों का एक्सपोजर देखिए। आप एक चीज देखेंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल का उसका एक्सपोजर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा इस टाइम स्मॉल कैप की हालत बहुत ही बुरा है और कब ये सुधरेगा किसी को नहीं पता। इसीलिए आप एक चीज देखिए कि मोतीलाल का जो एक्सपोजर मिड कैप में सबसे ज्यादा है, उसके बाद 24% लगभग 25% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है और स्मॉल कैप में 61.44%। इसलिए मुझे तो मोतीलाल का जो एक्सपोजर वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से सबसे अच्छा लग रहा है। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से निपॉन का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है और दो फंड का एक्सपोजर जो मुझे देखकर काफी इंप्रेसिव लगा वो है एक्सिस का 70% मिड कैप में, 17% लार्ज कैप में, लगभग 6% स्मॉल कैप में। एंड आप एडेलुइस का एक्सपोजर देखिए। एडेलुइस का मिड कैप में एक्सपोजर 67.34%, लार्ज कैप में 18% एंड स्मॉल कैप में 9.85%, यानी लगभग 10%। और इसीलिए इन सारी फंड का एक्सपोजर मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। इसीलिए इंप्रेसिव लगा क्योंकि इस टाइम मार्केट में इसी तरह ही सिचुएशन चल रहा है। तो अगर हम बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन टॉप 5 फंड को पिक करेंगे तो वो फंड कौन कौन सी होगा? निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, एडेलुइस, फ्रैंकलिन। हमने ये जो पिक किया ये मिड कैप एक्सपोजर को ही देखकर। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना फीस देना होगा। मैंने हर वीडियो में कहता हूं कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो लो होता है एंड एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। एक एक्टिव फंड कैटेगरी है तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होगा। बट अगर आप रिसर्च करेंगे एक्सपेंस रेशियो के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि एक एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.7 या 0.8 के बीच ही होना चाहिए। अगर 0.8 के कम है तो मुझे लगता है कि उस फंड एक्सपेंस रेशियो के मामले में सही है। HDFC का एक्सपेंस रेशियो 0.71, कोटक का 1.38 बहुत ही हाई है, निपॉन का 0.73, उसके बाद मोतीलाल 0.72, उसके बाद एक्सिस 0.55, उसके बाद SBI 0.84, DSP 0.73, सुंदरम 0.90 ये भी हाई है। इडेलुइस का एक्सपेंस रेशियो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। एक एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5 के कम है तो आप मान लो कि वो फंड एक्सपेंस रेशियो के मामले में बहुत ही अच्छा है। फ्रैंकलिन का 0.98, HSBC 0.64, UTI 0.91, PGIM इंडिया 0.47, क्वांट 0.77, ICICI 1.03 ये भी काफी हाई है, आदित्य बिरला 1.02 ये भी हाई है, इन्वेस्को 0.5 ये भी बहुत अच्छा है, टाटा 0.61। तो हम सिंपली उन सारी फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जिन सारी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.8 के अंदर है। यहाँ हमने बेस्ट 5 फंड को पिक नहीं किया क्योंकि अगर किसी फंड का रिटर्न अच्छा है, अगर वहां आपको 0.1 या 0.2 ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है
तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस फंड बेकार है या उस फंड बुरा है, इसलिए हम उन सारी फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जिन सारी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.8 के अंदर है। अब तक तो हमने अच्छे से सभी पैरामीटर का एनालिसिस कर लिया। अब हम देखेंगे हर एक फंड कितने सारी पैरामीटर को पास किया, उसके ऊपर बेस करके हमने सभी फंड को रेटिंग देंगे। जितने पैरामीटर को पास करेंगे हम उतना ही रेटिंग देंगे। एवं के छोड़कर HDFC 9 में से 7 पैरामीटर को पास किया, कोटक 2, निपॉन 7, मोतीलाल ओसवाल 4, एक्सिस 2, SBI 0, SBI मिड कैप फंड एक भी पैरामीटर को पास नहीं किया, DSP 2, सुंदरम 1, एडेलुइस 7, फ्रैंकलिन 1, HSBC 2, UTI 1, PGMIM इंडिया 1, क्वांट 1, ICICI 3, आदित्य बिरला 1, इन्वेस्को 7 एंड टाटा मिड कैप 4। अब इन 18 में से हमें 5 फंड चुनना है रेटिंग को देखकर। तो कौन सी 5 फंड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिला? आप ये रेटिंग देखकर बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ 4 फंड ऐसे हैं जिनका रेटिंग सबसे ज्यादा है एंड सेम है। 7 रेटिंग वाले फंड कौन कौन सी है? HDFC, उसके बाद निपॉन, उसके बाद एडेलुइस एंड इन्वेस्को इंडिया, यानी ये 4 फंड टॉप है। अब हम 5 फंड को चुनेंगे। यहाँ 2 फंड ऐसे हैं जिनका रेटिंग 7 के बाद आता है। 4 वो दोनों फंड कौन कौन सी है? मोतीलाल ओसवाल एंड टाटा। इन दोनों में से हमें एक फंड चुनना है। बट मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ आपको डिस्क्लेमर के रूप में, ये फंड का नाम आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए है। तो अब सवाल है कि हम ये मोतीलाल ओसवाल एंड टाटा दोनों में से कौन सी फंड को टॉप 5 में ऐड करेंगे। अगर हम दोनों फंड का रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे टाटा का जो रिटर्न तो मोतीलाल ओसवाल की तुलना में काफी लो है। सेकंड चीज, टाटा का जो मिड कैप एक्सपोजर, हम मिड कैप फंड को इसलिए तो पिक कर रहे हैं ताकि रिस्क मीडियम हो और रिटर्न हाई हो, बट टाटा का जो मिड कैप एक्सपोजर वो मोतीलाल की तुलना में बहुत ही लो है। बट मोतीलाल में एक चीज जो मुझे बुरा लगा वो है मोतीलाल का पी बहुत ही हाई है, लगभग 2 गुना है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी फंड का जो रिटर्न वो बहुत ही हाई है एवरेज रिटर्न की तुलना में, तो वहां पी हाई होने के बावजूद भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मोतीलाल ओसवाल का हर एक पीरियड में रिटर्न काफी इंप्रेसिव है। खासकर मोतीलाल का रिसेंट परफॉर्मेंस टाटा की तुलना में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में मार्केट एक साइडवेज पर चल रही है, यानी मार्केट में ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी रिसेंट परफॉर्मेंस यानी 3 साल का CAGR मोतीलाल ओसवाल का 26.58, बट टाटा का 23.94, यानी लगभग 2.5% के आसपास डिफरेंस है। अगर हम ए रिटर्न को एक्सपोजर के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल का 1.5% के आसपास अमाउंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट है। स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न देता है, बट टाटा का स्मॉल कैप में एक्सपोजर 16% है, उसके बावजूद भी रिटर्न लो है। ये किसी भी AMC को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। मोतीलाल ओसवाल का पोजीशन टॉप 5 में होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, ये 5 फंड या किसी भी फंड आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए कि कैसे आपको टॉप मिड कैप फंड को पिक करना है, चुनना है, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर को देखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।